नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं परमार डायनेस्टी ऑफ मालवा की। देखो दोस्तों, हर बार एग्जामिनेशन में एमपीपीएससी हो गया या अदर हमारे व्यापम के एग्जाम हो गए एमपीएसआई, जिसमें हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस जो आते हैं इस डायनेस्टी से रिलेटेड हमेशा आते हैं। और आप जिन सक्सेस को देख रहे हो दोस्तों, यही है कौन? हमारे राजा भोज। तो राजा भोज वाज अ ग्रेट रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया और वो किसी डायनेस्टी से थे, तो ही बिलोंग्स टू दी परमार डायनेस्टी। तो दोस्तों, आज हम जिस डायनेस्टी के बारे में बात करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं, वह कोई नहीं, वह कौन सी है? परमार डायनेस्टी है मालवा की। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले यदि हम सिलेबस की बात करें तो हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस हो गया। प्रीलिम्स के सिलेबस में भी इस डायनेस्टी को कहीं से बताया नहीं, लेकिन ये लिखा गया है कि मेजर इवेंट्स एंड मेजर डायनेस्टीज ऑफ द मध्य प्रदेश, जिसमें हर बार इससे क्वेश्चन आए हैं। वही यूनिट सेकंड हो गया हो, ओके, कौन सी मेंस का फर्स्ट पेपर, उसमें इस डायनेस्टी का मेंशन है। आखिर ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, जिसमें हम 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर पर फोकस करते हैं कि कैसे प्रीलिम्स के कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन से मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं। उन पर हम सभी पर बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले परमार डायनेस्टी। अब देखो दोस्तों, याद रखना परमार डायनेस्टी की शुरुआत कहां से होती है? परमार डायनेस्टी की शुरुआत होती है उज्जैनी से, ठीक है, पहली बात। दूसरा, आगे चलकर के जब राजा भोज आते हैं, ही मेड धार नगरी और धार एज हिज कैपिटल। तो मालवा का जो एरिया है और मालवा से लेकर के, ओके, यदि हम देखें हरियाणा से और राजस्थान, फिर हो गया गुजरात के कुछ टेरिटरी तक, यदि किसी का रूल हमें देखने को मिला तो हमें देखने को मिला किसका? परमारों का। और परमार में सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट राजा यदि कोई हुए तो वो राजा भोज होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलो अब देखो, अब हम आगे चलते हैं और इनकी शुरुआत कहां से होती है वो बात करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने 3 डायनेस्टीज के बारे में सुना होगा। कौन कौन सी डायनेस्टीज थी? तो देखो, हिस्ट्री में एक ऐसा पीरियड आया, ओके, जब राजपूत डायनेस्टीज का राइज हुआ और राजपूत डायनेस्टीज ने एक ऐसी टेरिटरी को पाने के लिए स्ट्रगल किया, और वो टेरिटरी कोई नहीं, वो थी कौन सी? कन्नौज। तो कौन कौन सी डायनेस्टीज हो गई जिन्होंने करीब 250 साल तक स्ट्रगल किया, जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के नाम से जाना गया? वो हो गया कौन कौन सी डायनेस्टी? पहली हो गई गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। सो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी विच रूल्ड ओवर द एरियाज ऑफ द राजस्थान, मध्य प्रदेश एज वेल एज द गुजरात, दे परफॉर्म्ड स्ट्रगल फॉर ऑब्टेनिंग द कन्नौज। दूसरा हो गया कोई, तो वो हो गए राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों का स्ट्रगल देखने को मिला। वैसे ही एक डायनेस्टी और आती है, वो आ गई पाल। तो क्या हुआ? करीब करीब इतिहास में जो पीरियड हो गया 8, यदि हम देखें एग्जैक्टली, यदि हम देखें तो 750 से लेकर 900 तक का जो स्ट्रगल चला, इसे हम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल या कन्नौज ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, जिसमें 3 डायनेस्टीज ने, ओके, 150 साल 200 साल करीब तक स्ट्रगल किया, और किसी को पाने के लिए, तो वो था क्या? कन्नौज को पाने के लिए स्ट्रगल किया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो हुआ क्या, जब इतने समय तक ये डायनेस्टीज स्ट्रगल करते रहे किसी को पाने के लिए, कन्नौज को पाने के लिए, फाइनली हुआ ये कि अब यहां पर एक डायनेस्टी का राइज होता है, और वो डायनेस्टी हो गई कौन? परमार। सो परमार, ओके, वाज द फ्यूडल ऑफ बोथ राष्ट्रकूटास एज वेल एज द गुर्जर प्रतिहार। क्योंकि हमें जो एडिक्ट्स मिले, उस एडिक्ट्स में हमें राष्ट्रकूटों के अंडर भी बताया गया, और दूसरा हमें ये बताया गया किसके अंडर में? गुर्जर प्रतिहारों के अंडर में। तो ये दोनों के फ्यूडल्स थे। ठीक है, कौन? परमार। फिर उसके बाद इन्होंने जब ये देखा कि यार इतना स्ट्रगल हो रहा है कन्नौज को पाने के लिए, तब उपेंद्र ने अपने एम्पायर की शुरुआत करी। ठीक है, चलो अब इसके आगे का पोर्शन अपन बात करते हैं। तो बैकग्राउंड समझ में आया। अब आते हैं
परमार थे कौन और कहां से इनका ओरिजिन होता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले याद रखना, यहीं से हमारे 2 मार्कर, यहीं से हमारे प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले बात करें पहली बुक की। इस बुक का नाम है नवसाह सांकचरित। ठीक है, तो याद रखना पहली बुक जो एग्जाम में पूछी जाती है, तो पहली बुक है जो हमें इस डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, उस बुक का नाम है नवसाह सांकचरित। ठीक है, किसने लिखी थी? तो वो लिखी है पद्म गुप्त ने। हम देखेंगे ये एक स्कॉलर थे जो इस डायनेस्टी के राजा सिंधुराज के कोर्ट में रहा करते थे। ठीक है, सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द परमार we obtained from the Navsah Sankacharit, which was written by the Padamgupta, who belongs to the court of the सिंधुराज। तो सिंधुराज के दरबार में रहा करता था कोई, तो वो रहा करता था कौन? पद्मगुप्त। और पद्मगुप्त ने बुक लिखी है कौन सी? नवसाह सांकचरित। इस बुक में हमें किसी के बारे में जानकारी मिली, तो हमें परमारों के बारे में जानकारी मिली। ठीक है, तो ये बुक हमें किसके बारे में जानकारी दे रही है? परमारों के बारे में। दूसरा हो गया एक एडिक्ट जिसका नाम है उदयपुर प्रशस्ति एडिक्ट। अब ये उदयपुर कहां पर है? तो देखो ध्यान से सुनना, इस डायनेस्टी में एक राजा आते हैं जिनका नाम था उदयादित्य करके। क्या नाम था इनका? उदयादित्य करके। यही उदयादित्य थे जिन्होंने एक शहर बसाया उदयपुर, जो आगे चल करके परमारों की तीसरी कैपिटल बनी। तो पहली कैपिटल कौन सी हो गई? तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी शुरुआत उज्जैन से होती है, फिर ये धार नगरी पर पहुंचते हैं और तीसरा उदयपुर पहुंचते हैं विदिशा में, जो उदयादित्य के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। तो परमार डायनेस्टी की शुरुआत कहीं से हो रही है, तो वो एक क्या हुआ? एक ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कन्नौज को पाने के लिए हुआ। और हमें जानकारी पहला कहीं से मिल रही है, तो नवसाह सांकचरित जो किसी ने लिखी? पद्मगुप्त ने। दूसरा हो गया उदयपुर प्रशस्ति एडिक्ट। तो उदयपुर एक जगह है जहां पर हमें पत्थरों पर इंस्क्रिप्शन मिले, जिससे हमें इस डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। अब क्या इंफॉर्मेशन मिली कि आखिर ये लोग थे कौन? तो ये जानकारी मिलती है नवसाह सांकचरित से और उदयपुर प्रशस्ति से कि ये लोग क्षत्रिय थे। पहला, इन लोगों का ओरिजिन हुआ कहां से? तो क्षत्रिय राजपूतों का इनका ओरिजिन परमारों का वशिष्ठ ऋषि के द्वारा एक यज्ञ किया गया। और ये यज्ञ कहीं पर किया गया? तो इन्होंने माउंट आबू पर किया। माउंट आबू पर यज्ञ करने से जिसका ओरिजिन हुआ वो थे परमार। और परमारों का जो कुल हुआ वो था अग्निकुल। इसलिए इन्होंने अपने कॉइन्स में जिस कुल को मेंशन किया, जिस क्लैन को मेंशन किया है, वह था कौन सा? अग्निकुल। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई। वहीं 2 सोर्स मैंने आपको बता दी कि हमें परमारों के बारे में जानकारी कहां से मिल रही है। तो याद रखना, पहली हमें जानकारी मिली कहां से? नवसाह सांकचरित जो पद्मगुप्त ने लिखी। दूसरा उदयपुर प्रशस्ति, उदयपुर विदिशा में एक एडिक्ट मिला जिससे हमें जानकारी मिली। तीसरा अबुल फजल की एक बुक है। अब देखो याद रखना, अबुल फजल अकबर के कोर्ट में रहा करता था, नवरत्न था, लेकिन उसने करीब 500 साल पहले, 1000 के समय जब ये परमारों का रूल हुआ करता था, उस समय का उसने जिक्र किया। अबुल फजल ने अपनी आईन अकबरी में यह बताया राजा भोज के बारे में कि इन लोगों का ओरिजिन माना गया है किसी से हुआ है तो अग्निकुल से। ऐसा खुद अबुल फजल ने अपनी आईन अकबरी में भी असम्पशन सपोर्ट किया। और राजा भोज की ब्रेवरी और राजा भोज की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हो गई, जो भी उनका क्या था, एक इंटेलेक्चुअल था जो इतने ज्यादा वो ज्ञानी थे, उसके बारे में किसी ने लिखा है, तो वो लिखने वाले कोई शख्सियत हो गए, तो वो थे कौन? कौन? अबुल फजल। अब देखो तीसरा सोर्स जो आता है वो है प्रबंध चिंतामणि। अब प्रबंध चिंतामणि किसके द्वारा लिखी गई है? प्रबंध चिंतामणि एक बुक है जो लिखी गई है एक स्कॉलर, हालांकि ये परमार डायनेस्टी में नहीं थे, ये इन्होंने बाद में लिखी है। इस बुक का नाम है मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि लिखी है। प्रबंध चिंतामणि वो बुक है जिससे हमें
परमाणु के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखो यही एग्जाम में क्वेश्चन आया एमपीपीएससी 2019 के प्रीलिम्स में। क्या क्वेश्चन था वो देखो। सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि हमें ऐसे कौन से सोर्सेस हैं जिससे परमाणु के बारे में जानकारी मिलती है। तो पहला ऑप्शन था नवसा सांगचरित, दूसरा ऑप्शन उदयपुर प्रशस्ति, एंड तीसरा ऑप्शन प्रबंध चिंतामणि, एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो अब आपको समझ में आ गया कि हमें परमाणु के बारे में जानकारी इन तीनों बुक प्लस आईने अकबरी से भी पता चलता है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं। ठीक है, चलो देखो अब इस डायनेस्टी की शुरुआत हुई कहां से, पहला वो देखें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस डायनेस्टी की शुरुआत ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के समय से हो रही है। करीब करीब बात करें 8th सेंचुरी का एरा था। ठीक है, करीब 750 का समय होगा, उस समय से शुरुआत हो रही है। ठीक है, अब पहला रूलर इस डायनेस्टी का या फाउंडर किसी को कहा गया है तो उपेंद्र और कृष्णराज को कहा गया। तो फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी हैज बीन कंसीडर्ड एज द उपेंद्र और कृष्णराज। तो मतलब ये जो उपेंद्र या स्लैश कृष्णराज है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, परमार डायनेस्टी का फाउंडर कहते हैं। हालांकि दोनों अलग अलग शख्सियत थे, लेकिन एग्जैक्टली कोई प्रूफ नहीं कर पाया कि कौन अलग है, इसलिए इन दोनों को उपेंद्र या स्लैश कृष्णराज को परमार डायनेस्टी का फाउंडर कहते हैं। ठीक है, पहली चीज तो फाउंडर इस डायनेस्टी का उपेंद्र या कृष्णराज था, और लास्ट रूलर इस डायनेस्टी का कोई था तो वो था कौन, महलक देव। सो महलक देव वाज द लास्ट रूलर ऑफ परमार डायनेस्टी। महलक देव को डिफीट कौन करता है, तो याद रखना महलक देव को डिफीट करता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी वो शख्सियत था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश का राजा, जिसने किसी को डिफीट किया तो महलक देव को डिफीट किया। तो फर्स्ट राजा कौन हो गया हमारे एग्जाम के लिए, उपेंद्र स्लैश कृष्णराज, और लास्ट रूलर कोई है तो वो कौन है, याद रखना कौन है लास्ट रूलर, महलक देव है। और महलक देव को डिफीट कौन कर रहा है, तो अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी डायनेस्टी का राजा, जिसने इसे डिफीट किया। अब देखो उसी समय अलाउद्दीन खिलजी की मदद किसी ने करी, तो अलाउद्दीन खिलजी का एक आर्मी कमांडर था जिसका नाम था आइनुल मुल्क मुल्तानी, है ना। तो कौन था, आइनुल मुल्क मुल्तानी वो शख्सियत था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की मदद करी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है आपको, एक सेकंड देना। ठीक है, चलो तो क्या मैं आपको बता रहा हूं, अलाउद्दीन खिलजी वास अलाउद्दीन खिलजी वास असिस्टेड बाय आइनुल मुल्क मुल्तानी, and Ainul Mulk Multani and Alauddin Khilji defeated Mehlak Dev, who was the last ruler of Parmar dynasty। तो परमार डायनेस्टी का लास्ट राजा यदि कोई है तो वो है कौन, महलक देव। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो सुनो, ये जो महलक देव था, ये महलक देव डर के कारण, डर के कारण, किसके डर के कारण, अलाउद्दीन खिलजी। आखिर क्यों ऐसा हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी का डर इतना ज्यादा खा गया किसको दोस्तों, महलक देव को। अब देखो क्या होता है, उस समय जब अलाउद्दीन खिलजी आ रहा था तो ये चंदेरी रूट से आया। चंदेरी कहां पर है, अशोकनगर में। तो उसी समय इसका एक भाई था कोका प्रधान करके। तो कोका प्रधान किसका भाई था, किसका, महलक देव का भाई था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने आइनुल मुल्क के साथ जब यहां पर आया तो सबसे पहले कोका प्रधान को मारा। अभी कोका प्रधान को किसी ने मारा था तो मारने वाला शख्सियत था आइनुल मुल्क, और उसने इसका सिर काट करके कहीं भेज दिया। तो उसने दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट किया था कि भाई देखो ये मैंने ये ब्रेवरी वाला काम किया। तो महलक देव डर के कारण कहीं भागा तो मांडू के किले में गया। ठीक है,
मांडू के किले में जाकर के छुप गया। ओके, तब अलाउद्दीन खिलजी और उसको असिस्ट कर रहा था यदि कोई, तो वो था कौन? आइनुल मुल्क मुल्तानी। ये वो शख्सियत है, यदि ये मालवा नहीं आता तो शायद दिल्ली सल्तनत में एक जगह अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता, और शायद कहीं ना कहीं ओके गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी का राजा है, वो यदि किसी के कारण राजा बन पाया है तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी का आता है? आइनुल मुल्क मुल्तानी का। तो देखो क्यों बता रहा हूं मैं ये। आइनुल मुल्क मुल्तानी के डर के कारण, है ना, और वो किसके द्वारा भेजा गया है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ये डर के कारण कहां गया? महलक देव डर के कारण मांडू के किले में चला गया और मांडू के किले में छुप करके बैठ गया। तब आइनुल मुल्क मुल्तानी ने उसे कहीं पर हराया, तो मांडू के किले में जाकर के हराया। अब मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसके बाद एक ऐसा सेंटेंस फेमस हुआ, जो सेंटेंस एग्जाम में पूछा गया। अब ये क्या था? अमीर खुसरो इस समय हिस्टोरियन के पद पर थे अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में। ये वही अलाउद्दीन खिलजी हैं जिन्होंने 7 से 8 ओके दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का रूल देखा है। तो अमीर खुसरो ने एक बात कह डाली, एक सेंटेंस कह दिया, और उन्होंने ये कहा, क्या कहा? अब उसे ध्यान से सुनो। इन्होंने कहा कि मांडू की जीत यह बताती है कि आपने दक्षिण भारत को जीत लिया। तो क्या कहा उन्हें? द विक्ट्री ओवर मांडू ओके वाज अ की विक्ट्री ओवर द साउथ। और यही सेंटेंस एग्जैक्टली एमपीपीएससी के 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो इसलिए जो इतना मैंने आपको पूरी बात बताई कि महलक देव क्यों डर के मारे भागा, ओके, और खासियत क्या है, यहां पर किसी के द्वारा कुछ कहा गया तो अमीर खुसरो ने कहा। आखिर ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि उस समय ओके महाराष्ट्र साइड से पूरे जंगल का एरिया था। अलाउद्दीन खिलजी ही दिल्ली सल्तनत का पहला रूलर था जिसने विंध्यन माउंटेन को क्रॉस किया था। तो जब विंध्यन माउंटेन को क्रॉस किया और उस समय जंगल था, तो इनको लगा कि हमने ओके मांडू को जीत लिया, मतलब हमने साउथ को भी जीत लिया। ऐसा उनकी ओके क्या थी? टेंडेंसी थी, या उस समय उन्होंने सोचा कि अब हमारा पूरा एरिया हो चुका है। तो ये शब्द किसी के थे, तो वो थे किसके? अमीर खुसरो के। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, 2020 में आया। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट रूलर कौन है? उपेंद्र है। ओके, उपेंद्र स्लेस कृष्णराज। और लास्ट रूलर कोई है इस डायनेस्टी का, वो कौन है? महलक देव। और महलक देव को डिफीट करता है कौन? आइनुल मुल्क मुल्तानी, जो किसका आर्मी कमांडर था। तो ये था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। फिर उसके बाद एक और बात सुनो दोस्तों, इसके बाद हुआ तो हुआ क्या? इसके बाद आइनुल मुल्क मुल्तानी को गवर्नर बना दिया अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा का, क्योंकि अब ये परमारों का इंडिपेंडेंट स्टेटस खत्म हो जाता है और परमार डायनेस्टी की पूरी टेरिटरी किसी के अंडर चली गई, तो अलाउद्दीन खिलजी के रूल के अंडर चली गई। ठीक है ना? इतनी बात क्लियर? चलो अब आगे की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, तो पहला राजा इस डायनेस्टी का कोई है तो उपेंद्र है। ठीक है, चलो देखो, उपेंद्र हैज बीन कंसीडर्ड एज द फर्स्ट रूलर ऑफ परमार डायनेस्टी। तो परमार डायनेस्टी का पहला राजा हम यदि किसी को कहते हैं तो उपेंद्र को कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर? अब देखो, ये वो शख्सियत है जिसके बारे में हमें जानकारी कहीं से मिली, तो हमें मिलती है उदयपुर प्रशस्ति एडिक्ट से। तो मतलब क्या हुआ? इसके बारे में नवसा सांग चरित ने नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ किसी में जानकारी मिली तो हमें मिलती है कहां से? उदयपुर प्रशस्ति से। इस शख्सियत ने करीब 8th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो रही थी भारत में, क्या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी? मैंने बताया ना कि 3 डायनेस्टी जो हो गई, कौन कौन? राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल जो है कन्नौज को पाने के लिए जो उन्होंने यूपी में स्ट्रगल किया, और उसी बीच में मौका देखा उपेंद्र ने और अपने एम्पायर की शुरुआत कहीं से कर डाली, तो उज्जैन से कर डाली। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? तो पहला राजा इस डायनेस्टी का कोई है तो वो कौन है? उपेंद्र, जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर रूलर्स आए, ये इतने प्रोमिनेंट नहीं रहे हमारे एग्जाम के लिए। कौन कौन से? तो उपेंद्र का सक्सेसर यदि कोई आया
तो वो था वैरी सिंह। वैरी सिंह के बारे में जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमें उदयपुर प्रशस्ति से मिली। नवसा सांगचरित जो लिखी किसने, पद्म गुप्त ने, इसके बारे में नहीं बताया। ठीक है, फिर आया सियक, सियक के बाद आया कृष्णराज, या आता है कौन, वाकपति सेकंड। तो देखो पहला राजा कौन हो गया इस डायनेस्टी का, तो पहला राजा है कौन, उपेंद्र, फिर वैरी सिंह, वैरी सिंह के बाद सियक, सियक के बाद फिर हमें आता है कोई, तो वो शख्सियत हो गया कौन, उपेंद्र, या हो गया कौन सा, ओके पहला उपेंद्र है और फिर कौन सा आ रहा है, कृष्णराज या वाकपति करके जो हमने नाम लिखे थे। याद करो, देखो दोस्तों हमने अभी जाना था इस डायनेस्टी के फाउंडर हम किसको कहते हैं, उपेंद्र या कृष्णराज, तो यही वो कृष्णराज है। देखो कृष्णराज, इसका एक और नाम था वाकपति फर्स्ट करके। ये वो शख्सियत है, ठीक है, जिसके बारे में जानकारी हमें दोनों से मिलती, उदयपुर प्रशस्ति एडिक्ट और दूसरा नवसा सांगचरित से। ये वो शख्सियत है, ये वो शख्सियत है, ठीक है, जिससे फाउंडर भी दर्जा मिला। क्यों, क्योंकि इसके बारे में ओके एडिक्ट और ओके नवसा सांगचरित दोनों ने बताया, इसलिए इस डायनेस्टी के फाउंडर उपेंद्र या कृष्णराज को हम कहते हैं। हालांकि दोनों अलग अलग शख्सियत हैं। यही वो शख्सियत था जिसने टाइटल अडॉप्ट किया था कौन सा, परम भट्टारक, ओके महाराज धीराज, परमेश्वर, ऐसे जैसे टाइटल अडॉप्ट करे। अभी क्या शो करता है, ये शो करता है कि अब इनके फ्यूडल के दिन खत्म हो गए। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमें दो जानकारी मिली, है जैसे गुर्जर प्रतिहारों के ये फ्यूडल्स हुआ करते थे और दूसरा ये फ्यूडल्स हुआ करते थे किसके, राष्ट्रकूटों के। तो इस डायनेस्टी की जब हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, तो पहला ये याद रखना कि ये वो डायनेस्टी है, कौन सी, परमार डायनेस्टी, जो दो के अंडर में रही, ओके गुर्जर प्रतिहारों के और राष्ट्रकूटों के। और यहां पर कृष्णराज जब राजा बना, जिसका एक नाम और वाकपति फर्स्ट मिलता है, ये वो शख्सियत था जिसने महाराज धीराज, परमेश्वर जैसे, परम भट्टारक मतलब महाप्रतापी जैसे टाइटल एडॉप्ट करे, जो शो किया कि यार अब इनके फ्यूडल होने के दिन खत्म हो गए, अब ये इंडिपेंडेंट किंगडम बन गए। ठीक है, अपना इंडिपेंडेंट किंगडम की शुरुआत कर डाली है किसी ने, तो वो कर डाली किसने, कृष्णराज या वाकपति फर्स्ट ने। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है सबको, है ना। चलो अब देखो आगे की बात करते हैं, हम आगे चलते हैं। देखो अब इसके बाद कुछ राजा और आए, वैरी सिंह सेकंड, जिसका एक नाम था वज्रट स्वामीन करके। अब देखो ये वो शख्सियत है जिसने ओके किसे कैपिटल बनाया, किस पर कैप्चर किया, धार पर कैप्चर किया। कैपिटल तो यदि कोई बनाए तो याद रखना इनकी पहली शुरुआत उज्जैन से हो रही है। और ये वैरी सिंह वो शख्सियत था जिसने धारा नगरी धार पर कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो अब यहां पर इनका रूल कहीं पर देखने को मिला, तो ये लोग धार तक पहुंच गए। फिर इस डायनेस्टी का एक ऐसा शख्सियत आया जिसका नाम था हर्ष या सियक करके, जिसने अपने एम्पायर की ग्लोरी बढ़ाई और इसने राष्ट्रकूटों की कैपिटल जिसका नाम था मान्यखेत करके, उस मान्यखेत को ही किसी ने अपने अंडर कर लिया। ओके हर्ष या सियक सेकंड। सो हर्ष और सियक सेकंड। ओके अब देखो क्या खासियत, देखो पहले ये लोग राष्ट्रकूटों के अंडर हुआ करते थे और इतने अब हर्ष के आने से या सियक सेकंड के आने से इतने पॉपुलर हो गए कि इन्होंने ओके राष्ट्रकूटों की कैपिटल मान्यखेत को भी अपने अंडर कर लिया। ठीक है, और मान्यखेत किसकी कैपिटल थी, राष्ट्रकूटों की कैपिटल थी। और उसी समय एक फॉरेन इन्वेडर के रूप में आपने सुना होगा कि हूण आए थे सेंट्रल एशिया से। उन हूणों को भी किसी ने भारत से बाहर खदेड़ा था, तो वो राजा था हर्ष या सियक, जिसका एक नाम और था सिंह दत्त भट्ट करके। तो ये तीनों के तीनों नाम हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मतलब इनकी टेरिटरी को एक्चुअल वे में किसी ने ग्लोरी बढ़ाई, किसी ने टेरिटोरियल इंक्रीज किया, तो वो करने वाला कौन शख्सियत था,
तो याद रखना हर्ष, या इसी का एक और नाम क्या है, सीएक्स सेकेंड, या एक और नाम है कौन सा, सिंहदत्त भट्ट, जिसने राष्ट्रकूटों के टेरिटरी या राष्ट्रकूटों के एम्पायर को पूरी तरीके से खत्म किया और हुणों को भगाया। ये काम हर्ष या सीएक के द्वारा कर दिया गया। ठीक है, अब आते हैं वाकपति सेकंड या मुंज पर। देखो दोस्तों, वाकपति सेकंड या मुंज ये वो शख्सियत है, ठीक है, जहां से अब हमको टाइम पीरियड प्रॉपर पता चलने लगा कि इनका रूल कब से कब तक रहा। हालांकि हमको टाइम पीरियड एग्जाम में पूछा नहीं जाता है जब तक कि बहुत फेमस रूलर ना रहे। यही वो शख्सियत थे, ऐसा कहा गया कि ये वो शख्सियत है जिनके कई नाम थे, जैसे मुंज, ओके, जैसे वाकपति सेकंड, जैसे उत्पल। ये वो राजा हुए जिन्होंने चालुक्य डायनेस्टी के एक राजा थे तैलब करके। अच्छा, अब देखो क्या है, थोड़ा सा अपन ध्यान से देखें। देखो अब क्या होता है, जब मुंज राजा बना तो मुंज ने अपने एम्पायर को बढ़ाने की कोशिश करी। उसी समय माना जाता है कि चालुक्य डायनेस्टी जो ओके गुजरात में भी थी, जो महाराष्ट्र में थी और वेंगी साइड में भी हुआ करती थी। तो चालुक्य डायनेस्टी ओके के राजा एक हुआ करते थे जिनका नाम तैलब करके था। इस तैलब को करीब करीब 5 से 6 बार हराया। अब कई ने ये लिखा है कि 16 से 17 बार हराया, लेकिन मेरुतुंग ने अपनी बुक प्रबंध चिंतामणि में ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, क्या है, याद रखना कि मुंज ने तैलब को 5 से 6 बार हराया, लेकिन अगली बार ओके 6वीं बार गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे ओके तैलब ने मुंज को हराया और उसे डेथ पेनाल्टी दे दी। ठीक है, तो ऐसा होता है ना कि बार बार किसी को आप हरा रहे हो तो कहीं ना कहीं एक बार वो ओके हर किसी को, एक लूजर को एक मौका जरूर देती है किस्मत की, वो जिसमें अपने आप को पूरी तरीके से सक्सेसफुल साबित कर सके। और ये मौका हमें कहीं देखने को मिला, तो वो मौका हमें देखने को मिलता है कब, जब मुंज जो है ओके मुंज ने लगातार 5 से 6 बार हराया और इसके साथ साथ फिर तैलब ने डेथ पेनाल्टी किसी को दे दिया। तो किसको दे दिया, याद रखना किसको, ओके मुंज को। ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो, यही वो शख्सियत थे जिन्होंने मुंज सागर बनवाया है कहीं पर। ओके, वो हमको धार में देखने को मिलता है। आप जब भी मांडू जाते हो तो ये सागर आज भी एक तालाब है, मुंज सागर। ये मुंज सागर किसी के द्वारा बनाया गया है, तो याद रखना इसे बनाया था किसने, तो राजा मुंज ने। वहीं इनके कोर्ट में धनिक और धनंजय जैसे इनके स्कॉलर रहते थे, जिन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी जिससे हमें परमाणु के बारे में जानकारी मिलती है। एक बुक का नाम है यशो रूपावलोक और दश रूपक। तो मतलब धनिक ने बुक लिखी है, वो है कौन सी, यशो रूपावलोक, और धनंजय ने लिखी है बुक जिसका नाम है दश रूपक। इतनी बात क्लियर हो गई। ये हमें किसी से रिलेटेड था, तो ये हमें टोटल इंफॉर्मेशन मिली। और ये राजा मुंज के दरबार में रहने वाले स्कॉलर थे। फिर आए सिंधुराज। यही वो सिंधुराज हैं जो राजा भोज के पिता थे। ठीक है, कौन आए दोस्तों, अब आते हैं कौन से, सिंधुराज। सिंधुराज वो शख्सियत थे जो, एक तो मैंने कहा राजा भोज के पिता थे और मुंज के छोटे भाई थे। उस समय मुंज ने सिंधुराज के बेटे राजा भोज को पहले ही युवराज डिक्लेयर कर दिया था और सिंधुराज राजा बने। और यही सिंधुराज के कोर्ट में रहा करते थे पद्म गुप्त, जिन्होंने बुक लिखी है नवसा सांगचरित, जो एग्जाम में पूछा गया था। तो याद रखना, पद्म गुप्त किसी के कोर्ट में रहते थे तो सिंधुराज के कोर्ट में रहते थे। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी, ही रोट नवसा सांगचरित विच प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द परमार डायनेस्टी। परमार डायनेस्टी का एक ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। अब देखो खासियत क्या है,
देखो इस बुक में क्या बताया गया वो यदि हम देखें तो ध्यान सुनना, ठीक है। देखो पहला तो इनके एक्सपीडिशंस बताए, किसके एक्सपीडिशन बताए, सिंधुराज के। दूसरा हुआ क्या कि सिंधुराज की शादी होती है, किससे शादी हुई, शशि प्रभा से शादी होती है। अब ये शशि प्रभा कौन थी, शशि प्रभा नाग डायनेस्टी का एक राजा था जिसका नाम था शंखपाल करके। तो अब क्या हो रहा है, ये बुक क्या हमें बता रही है, ये बुक हमें बता रही है कौन सी बुक है, नवसार सांगचरित। यहाँ पर सिंधुराज की शादी होती है ओके नाग डायनेस्टी की कन्या जिसका नाम था शशि प्रभा, जो किसी की बेटी थी, तो राजा शंखपाल की बेटी थी। और इसके साथ साथ इसने इस बुक में कुछ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर महाभारत को भी इंक्लूड किया। कौन कर रहा है ये पद्म गुप्त ने जानकारी दी। इससे हमें पूरा परमार डायनेस्टी और सिंधु राज के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलो अब इसके बाद अब हम चलते हैं दोस्तों राजा भोज के बारे में। देखो यदि इतिहास में जो राजा हुए उनमें एक महान ज्ञानी राजा यदि कोई थे तो राजा भोज थे। ऐसा कहते हैं कि युगों युगों तक यदि किसी का नाम विद्या के रूप में या विद्या के गुड़ी के रूप में लिया जाता है वो है कौन, राजा भोज। इतना परम ज्ञान किसी को था तो राजा भोज का था। तो देखो यहां पर इनका थोड़ा सा टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजा भोज जिन्होंने 1000 से लेकर 1055 तक रूल किया, ठीक है ना। तो ये रूलर, ग्रेट रूलर हैं, स्कॉलर हैं कहां के, परमार डायनेस्टी के। और इनका एम्पायर यदि हम देखें तो राजस्थान में चित्तौड़ हो गया और गोवा साइड में हो गया कौन सा, कोंकण। तो चित्तौड़ इन नॉर्थ हो गया है ना, कोंकण इन साउथ हो गया। तो कौन सा हो गया, कोंकण साउथ में। वहीं यहां पर गुजरात में साबरमती से लेकर के विदिशा, कहां से कहां तक, साबरमती। साबरमती कहां पर, ओके देखोगे आप गुजरात, और विदिशा हो गया ईस्ट में। इतना बड़ा एम्पायर किसी का था तो वो एम्पायर किसी का था, राजा भोज का था। और राजा भोज की कंटेम्पररी उस समय कुछ डायनेस्टीज और हुआ करती थी जो इनके कंटेम्पररी थी, जिसमें दो प्रोमिनेंट थी। एक बुंदेलखंड में रूल करती थी जेजा भुक्ति में, वो थी कौन सी, चंदेल डायनेस्टी। और वहीं त्रिपुरी, ओके कौन सा त्रिपुरी मतलब जबलपुर में, वहीं एक और डायनेस्टी रूल करती थी जिसका नाम था कलचुरी। ठीक है, तो राजा भोज ने चंदेल डायनेस्टी और कलचुरी डायनेस्टी सबको हराया। और वहीं पर एक कहावत फेमस होती है दोस्तों, क्या फेमस थी, तो देखो राजा भोज ही वो शख्सियत थे जिन्होंने तैलब को हराया। तैलब ये कौन, वही तैलब जो चालुक्य डायनेस्टी का राजा जिसने राजा मुंज को डेथ पेनाल्टी दे दी थी। और दूसरा क्या है, इन्होंने इस कलचुरी डायनेस्टी के एक राजा थे जिसका नाम था गंगे देव या गोंगे देव करके, इन्हें हराया। तो कहावत बन गई ओके, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। ठीक है, तो इन दोनों के नाम से हो गया। तो मतलब एक का कंपैरिजन किसी से नहीं हो सकता, राजा भोज। फिर उसके बाद इन्होंने अपने एक्सटेंशन किया और जितनी भी कंटेम्पररी डायनेस्टीज थी उन सभी को हराया प्रतापी राजा कौन, राजा भोज ने। ठीक है, तो इन्होंने ओके उड़ीसा, इन्होंने चालुक्य डायनेस्टी। ठीक है, यही वो शख्सियत थे जिन्होंने कॉपर एडिक्ट्स बनवाए। कहां कहां से हमको ये मिले, तो हमको राजस्थान से मिले। हमको ओके बेतमा जो इंदौर का पास का हो गया, यहां से हमको कॉपर एडिक्ट्स मिली जिसमें राजा भोज के बारे में जानकारी मिली। यही वो शख्सियत थे जिन्होंने अपनी कैपिटल उज्जैन से धारा नगरी ले गए। तो धार को श्री धारा नगरी या धार का अब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है जो किसी के द्वारा किया गया, तो वो राजा भोज के द्वारा। ठीक है, तो इन्होंने अपनी कैपिटल किसको बनाया दोस्तों, ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राजा। ओके कौन से ने, राजा भोज ने। अब देखो ध्यान सुनना, हर बार राजा भोज के ऊपर से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। प्रीलिम्स में आते हैं, मेंस में 10 मार्कर का भी आ सकता है और 7 मार्कर का।
और जो इन्होंने काम किए हैं उससे रिलेटेड 2 मार्कर हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो अपन एक एक करके देखते हैं, इनके बारे में जानते हैं। देखो, तो राजा भोज वो शख्सियत जिन्होंने अपनी कैपिटल कहां से कहां ट्रांसफर करी। इन्होंने अपनी कैपिटल ट्रांसफर करी उज्जैन से धार, और इन्होंने टाइटल एडॉप्ट किया कौन सा, कविराज का। और राजा भोज के बारे में यदि किसी ने अपने तारीफों के पुल बांधे हैं तो वो अबुल फजल ने आईने अकबरी में मेंशन किया है। किसके बारे में किया है, राजा भोज के बारे में टोटल मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब देखो आगे की बात करते हैं। ठीक है, चलो देखो दोस्तों, अब अपन राजा भोज की बात करते हैं। तो देखो हमारे एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो अपन देखें। देखो, राजा भोज वो शख्सियत थे जिन्होंने कई बुक्स लिखी, जिसमें सबसे पहली बुक जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस बुक का नाम है क्या दोस्तों, सबसे पहले याद रखना, इस बुक का नाम है सम्रांगण सूत्रधार। तो सम्रांगण सूत्रधार यदि किसी के द्वारा लिखा गया है तो वो लिखा है कि किसके द्वारा, राजा भोज के द्वारा। ये बुक हमेशा 2 मार्कर में पूछा जाता है, पहले 3 मार्कर में पूछते थे, अब 2 मार्कर में। क्या खासियत है, यह वह बुक है जो हमें आर्किटेक्चर, वास्तुशास्त्र के बारे में जानकारी देती है। पहली चीज, यह बुक 83 से लेकर 85 चैप्टर्स में मेंशन है, और इसी में एक ऐसे आर्किटेक्चर का जिक्र हुआ जिसका नाम है भूमिज स्टाइल। तो भूमिज स्टाइल एक नागर स्टाइल में आर्किटेक्चर है। जैसे अभी हम देखेंगे, जो राजा भोज ने मंदिर बनाए हैं, परमाणु के जितने भी मंदिर हमको भूमि से जुड़े हुए मंदिर मिलते हैं, उसी को हम भूमिज स्टाइल कहते हैं। और ये इसका जिक्र किसी ने किया तो राजा भोज ने अपनी बुक सम्रांगण सूत्रधार में किया, जिसे एमपीपीएससी ने मेंस में भूमिज स्टाइल 3 मार्कर के रूप में पूछा था 2019 में। वहीं कुछ और बुक हो गई, जैसे युक्ति कल्पतरु, ये भी वो बुक है जो हमें आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। फिर हो गई कौन सी, सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण वो बुक है जो हमें व्याकरण और अलंकार के बारे में जानकारी देती है। ऐसी कई बुक्स उन्होंने लिखी, जैसे चंपू रामायण, आदित्य प्रताप सिद्धांत संग्रह, चारु चर्चा, भोज, भोज चंपू, राजमार्तंड, योग सूत्रवती, ऐसी कई बुक्स लिखी। ऐसा माना जाता है कि राजा भोज के दरबार में 500 विद्वान रहा करते थे। ऐसा ये भी कहा गया कि यदि कोई राजा भोज के दरबार में एक संस्कृत का श्लोक बोलता था तो उसे करीब 1 लाख मुद्राएं यदि कोई दे देते थे तो राजा भोज थे। तो मतलब क्या है, राजा भोज वो शख्सियत थे जो विद्या की कीमत जानते थे, स्कॉलर की कीमत जानते थे, और हमेशा ऐसे स्कॉलर्स, करीब 500 स्कॉलर्स इनके दरबार में रहते थे। ऐसा खुद अबुल फजल ने अपनी बुक आईने अकबरी में कह करके गए हैं, जो अकबरनामा का एक भाग है। ठीक है, वहीं इनके दरबार में कुछ कोर्ट पोएट और हुआ थे, जैसे चित्रक, देवेश्वर, चिताव, विनायक, शंकर, धनपाल और भास्कर भट्ट। ये सब राजा भोज के कोर्ट में रहा करते थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, ये सब किसके कोर्ट में रहा करते थे, राजा भोज के कोर्ट में रहा करते थे। राजा भोज की यदि हम और बात करते हैं, यही वो शख्सियत थे जिनके बारे में, पॉलिटिकल एम्पायर के बारे में किसी ने बताया तो उदयपुर प्रशस्ति ने बताया, यार इनका इतना बड़ा एम्पायर फैला हुआ था। वहीं इनके कोर्ट में लिखने वाले कुछ स्कॉलर्स जिन्होंने व्याकरण की रचना करी, वो थे चित्रक, देवेश्वर, विनायक, शंकर, जिन्होंने व्याकरण की रचना करी। ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसीलिए हम इतने डिटेल में पढ़ रहे हैं। ये सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है कि किन्होंने व्याकरण की रचना करी थी। तो चित्रक, देवेश्वर, विनायक, शंकर, जिन्होंने व्याकरण की रचना करी, किसके दरबार में रह करके, राजा भोज के दरबार में।
वहीं इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम था दोस्तों, याद रखना क्या था इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम, इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम था, तो वो याद रखना। ओके, क्या हो गया इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम, इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम था रोहक करके। सो रोहक किसी का प्राइम मिनिस्टर था, तो वो किसका था दोस्तों, राजा भोज। तो राजा भोज का प्राइम मिनिस्टर यदि हम किसी को बोले तो वो था कौन दोस्तों, रोहक करके। सो रोहक वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ राजा भोज। वहीं दूसरा ओके, कुलचंद्र, शाद, सुरादित्य, ये इनके 3 आर्मी कमांडर थे। तो इनके आर्मी कमांडर कौन हो गए, तो याद रखना कौन कौन, कुलचंद्र, शाद, सुरादत्त, ये इनके ओके आर्मी कमांडर थे। वहीं एक शख्सियत जिसका नाम था फरिश्ता, फरिश्ता ओके औरंगजेब के कोर्ट से रिलेशन माना जाता है, जिसने तारीख फरिश्ता या फरिश्ता नामक बुक लिखी। इस बुक में इन्होंने राजा भोज की तारीफ करी और ये कहा कि राजा भोज ओके साल में 2 बार एक बहुत बड़ा ओके भव्य कम्युनिटी फीड का आयोजन करवाते थे, और जिसमें माना जाता है कि ये करीब करीब 40 दिन तक चला करता था। ठीक है, तो कितने दिन तक चला करता था, 40 दिन तक चला करता था। ऐसा यदि किसी ने कहा हुआ है तो ये फरिश्ता ने ओके अपनी बुक तारीख फरिश्ता या तारीख फरिश्ता में ये बात कही। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई है ना। चलो अब अपन आगे की बात करते हैं। अब देखो, राजा भोज के दरबार में एक स्कॉलर और खास था जिसका नाम था धनपाल। ये वो शख्सियत था जिसने जैन रिलीजन को एडॉप्ट कर लिया, और यही धनपाल है जिसने बुक लिखी है जिसका नाम है कौन सा, तिलक मंजरी। सो तिलक मंजरी बुक किसी के द्वारा लिखी गई है, तो याद रखना ये लिखी गई किसके द्वारा, ओके धनपाल के द्वारा लिखी गई, कौन सी, तिलक मंजरी। और यही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था कब, ओके 2020 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजा भोज के कोर्ट में ऐसा कौन सा शख्सियत था जिसने ये बुक लिखी है, ओके या वो जिसने जैन धर्म को एडॉप्ट कर लिया था, वो था कौन सा, धनपाल। वही याद रखना दोस्तों, वही का क्या हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि राजा भोज ने एक सिटी बसाई जिसका नाम है कौन सा दोस्तों, भोजपुर। तो राजा भोज ने एक सिटी बसाई जिसका नाम है भोजपुर, और ये भोजपुर हमको कहाँ मिलेगा, भोपाल के पास मिलेगा। हालांकि भोजपुर आता है किसमें, याद रखना रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहीं पर राजा भोज ने एक मंदिर बनाया जिसका नाम है भोजेश्वर शिव टेम्पल। ये जो आप ओके शिवलिंग देख रहे हो, ये शिवलिंग ओके सबसे बड़ा शिवलिंग है, और यदि हम देखें इस शिवलिंग की खासियत क्या है, ये एक वर्ल्ड का ओके सबसे बड़ा शिवलिंग हम कहते हैं जो राजा भोज के द्वारा बनाए गए, जिसकी हाइट ही शिवलिंग की हाइट 7.5 फीट है। दूसरा यदि आप देखोगे इस मंदिर में जाओगे, ये वो मंदिर है जिसे यूनेस्को ने लास्ट ईयर है ना किस में इंक्लूड कर दिया, अपनी टेंटेटिव लिस्ट में स्टेटस दे डाला। किसका दे डाला, कौन सा मंदिर है दोस्तों, ये भोजेश्वर ओके शिव टेम्पल, जो हमें कहीं मिलेगा तो हमें भोजपुर में मिलेगा जो रायसेन में आता है। और खासियत क्या है, इसी मंदिर के पीछे साइड राजा भोज ने बेतवा नदी पर डैम बनाया था, जिसे आगे चल करके होशंग शाह ने तोड़वा दिया। ये भी जानकारी हमें कहीं मिलती है तो वो हमें परमार डायनेस्टी के सोर्सेस से मिली, और फिर आगे चल करके मालवा सल्तनत से भी इंफॉर्मेशन मिली कि इस डैम का ओके रिकंस्ट्रक्शन या इस डैम को किसी ने तोड़वा दिया था, तो वो होशंग शाह ने तोड़वा दिया था। तो इतनी बात याद रहेगी। देखो दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस टेम्पल को ओके सोमनाथ ऑफ द सेंट्रल इंडिया कहते हैं। तो देखो ये वो मंदिर है, कौन सा मंदिर दोस्तों, ओके भोजेश्वर शिव टेम्पल। ये वो शिवलिंग है जिसे सोमनाथ का स्टेटस मिला हुआ। इसका स्टेटस मिला हुआ दोस्तों, सोमनाथ का स्टेटस मिला हुआ है। तो याद रखना ओके सोमनाथ ऑफ द सेंट्रल इंडिया हम किसी को कहें
तो वो है कौन सा, ये हमारा भुजेश्वर शिव टेम्पल, जो हमको कहीं पर मिलेगा, तो हमें मिलेगा कहां पर दोस्तों, कहा, रायसेन में, भोजपुर में, ठीक है, जिसकी शिवलिंग की हाइट 7.5 फीट है, जिसे यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ दिया गया है। फिर आते हैं त्रिभुवन नारायण मंदिर। देखो ये भी एमपीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। ये मंदिर कहाँ है, तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो मंदिर, यही हम स्टाइल के रूप में जानते हैं। ओके, ये मंदिर कहीं पर है तो याद रखना दोस्तों, चित्तौड़ में है। और यही एग्जाम में आया था 2019 में कि त्रिभुवन नारायण यानी कि विष्णु भगवान का मंदिर ये किस राजा के द्वारा बनाया गया। तो याद रखना ये बनाया गया है किसी के द्वारा, तो ये बनाया गया है राजा भोज के द्वारा, जो हमें चित्तौड़ में मिलता है, राजस्थान में। ठीक है, फिर राजा भोज ने भोजशाला बनवाई, कहां पर, धार में। यही भोजशाला जो आगे चल करके इस्लामिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई। यही भोजशाला थी दोस्तों जिसमें सरस्वती जी की एक मूर्ति, वाग देवी की मूर्ति थी, जो आज हमें ब्रिटिश म्यूजियम में देखने को मिलती है। ठीक है, ये एक सेंटर हुआ करता था एजुकेशन का, जहां पर पढ़ाई हुआ करती थी। मतलब दोस्तों भोजशाला मतलब एजुकेशन से रिलेटेड वो प्लेस जहां पर एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, व्याकरण, ओके, ऐसी चीजें, ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे कहीं पर, तो वो था कौन सा दोस्तों, भोजशाला। ठीक है, और यहीं पर हमें वाग देवी की मूर्ति मिलती है, जो किसकी मूर्ति थी दोस्तों, सरस्वती जी की। उसके साथ साथ कुछ और एजुकेशन के सेंटर जो राजा भोज के द्वारा बनाए गए, जैसे नलचा, ओनाद, जो हमें ओके जैन एजुकेशन के मालवा में मिलते हैं, जो राजा भोज के द्वारा बनाए गए जो सेंटर हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, फिर उन्होंने जिस स्टाइल का मेंशन किया है अपने आर्किटेक्चर, वो कौन सी, सम्रांगण सूत्रधार, इसे आपको याद रखना। फिर अपन बात करते हैं, राजा भोज ने सोमनाथ मंदिर का रिनोवेशन करवाया। अभी सोमनाथ मंदिर देखो ये गुजरात में है, और यही वो मंदिर है जिसे किसी के द्वारा तोड़ दिया गया था, तो महमूद गजनवी के द्वारा। तो महमूद गजनवी जब अपने ओके 16वें इन्वेजन में जब इस मंदिर को तोड़ा, उसके बाद किसी ने इस मंदिर का रिनोवेशन करवाया, तो करने वाले कौन थे, राजा भोज थे। वहीं इन्होंने कुछ और मंदिर हो गए, जैसे सुंदार, केदारेश्वर, सोमेश्वर जैसे मंदिरों का निर्माण करवाया, लेकिन आज ये कहाँ है ये हमको नहीं पता चलते दोस्तों, लेकिन उस समय उन्होंने बड़ा बनवाए थे। वहीं इन्होंने चित्तौड़ में एक तालाब बनवाया, भोजसर, और आपने भोपाल का बड़ा तालाब भोजताल सुना होगा, जिसे 2002 में वेटलैंड में इंक्लूड किया गया। सबसे पहली साइट जो एमपी से वेटलैंड में आई थी, यही भोजताल, ओके, जिसे हम बड़ा तालाब के नाम से जानते हैं, भोपाल में, ये राजा भोज ने बनवाया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, राजा भोज की हार कैसे होती है उस पर हम बात करें। देखो राजा भोज वो शख्सियत थे, इनके खिलाफ कई राजाओं ने एक अलायंस बनाया, एक ग्रुप बनाया, जिसमें एक राजा हो गया जो जो ओके कौन सी डायनेस्टी हो गई, कलचुरी डायनेस्टी का एक राजा था जिसका नाम था, ओके याद रखना ये वो शख्सियत है जिसका नाम था दोस्तों त्रिपुरी, ओके का राजा, ओके कलचुरी डायनेस्टी का कर्ण या लक्ष्मी कर्ण, यही वह शख्सियत था। अब इस शख्सियत ने एक अलायंस बनाया जिसमें ओके चालुक्य हो गए गुजरात के, ठीक है, ओके, और ठीक है कौन हो गए, चालुक्य किंग कहाँ के, सोमेश्वर के, ओके, लाट किंग हो गए त्रिलोचन पाल। मतलब हर एक को इसने उस समय के राजाओं का ग्रुप बनाया, और जिसमें हमें गुजरात के ओके भीम जो चालुक्य वंश के हो गए, उसके साथ साथ हो गए ओके चालुक्य किंग सोमेश्वर, और फिर उसके साथ साथ लाट किंग, लाट मतलब गुजरात के ही त्रिलोचन पाल को मिला करके अलायंस बनाया और राजा भोज के ऊपर अटैक किया। राजा भोज वो शख्सियत इस अलायंस के मुकाबले वो शख्सियत यहां पर हार जाते हैं, और आगे चल करके इनकी डेथ जो थी दोस्तों मानी गई कि बीमारी चेचक हुआ करती थी, जिससे इनकी डेथ हो गई। और जैसे ही राजा भोज की डेथ होती है दोस्तों, उसी के बाद परमार डायनेस्टी का एक फेज खत्म हो जाता है।
ठीक है दोस्तों, तो आज हमने राजा भोज के बारे में जाना। अब नेक्स्ट क्लास में हम राजा भोज का एडमिनिस्ट्रेशन और उनसे रिलेटेड चीजें जानेंगे। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।